टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए कौन कौन सी टूल्स है, टूल्स फॉर असेसमेंट। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। बायोडाइवर्सिटी को हमने पहले भी डिफाइन किया। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपका हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द रेंज ऑफ वेरिएशंस अमंग ए सेट ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज़ and is commonly used to describe variety and variability of living organisms in terms of genetic diversity, species diversity and ecological diversity। 3 स्तर पर बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन किया जा सकता है। वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेशीज़ डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पारिस्थितिक तंत्र की लेवल पर, प्रजाति की लेवल पर और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की लेवल पर। व्हाट आर द फैक्ट्स इन इंडिया? व्हाट इज़ द सीन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स ऑफ स्पेशीज़ रिचनेस, कितनी स्पेशीज़ है यहाँ पर? लगभग 1,27,000 स्पेशीज़ है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दे हैव बीन सो फार रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब यह आंकड़ा आगे बढ़ता चला जाएगा। हर साल कोई ना कोई नए एडिशंस होते हैं। कई प्रजातियाँ जिनके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं वो और ऐड हो रही हैं या एक्सप्लोरिंग हो रही है। अब बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए कौन कौन से टूल्स का हम उपयोग कर सकते हैं, इस डायग्राम में आपको यहाँ पर बताया गया है। विजिटेशन एंड लैंड कवर, कौन कौन सी टाइप्स है, और ग्रेगेरियस डिस्टर्बेंस इवेंट्स। आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को कितना नुकसान होता है जब कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है या निर्माण होता है, तो किस तरह से पेड़ों की कटाई होती है या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है जिसके कारण सारी जैव विविधता को हानि होती है। तो ये विजिटेशन एंड लैंड कवर टाइप्स हमारे पास है और डिस्टर्बेंस इवेंट्स। अब रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम इसको असेस कर सकते हैं। स्पेशीज़ का डेटाबेस, इकोटोन्स कौन कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र में आपने इकोटोन टर्म को पढ़ा था, तो इकोटोन स्पेशीज़ डेटाबेस हम बना सकते हैं। क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है बायोलॉजिकल रिचनेस। बायो प्रॉस्पेक्टिंग हम कर सकते हैं। रिस्क हैबिटेट कौन कौन से हैं उनको हम मार्क कर सकते हैं। कंजर्वेशन के लिए कौन से जोन में कंजर्वेशन किया जा सकता है उसको हम मार्क कर सकते हैं। और एक डेटाबेस या इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बना सकते हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा। किस पर? ग्राउंड ट्रुथ जो है, वास्तविकता क्या है, GPS एंड GIS। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके द्वारा हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से या जियो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का जो सीन चल रहा है या जो वास्तविकता चल रही है उसके हम लैंडस्केप डिस्टर्बेंस है या हैबिटेट स्पेशीज़ कंटूरिंग कोई भी प्रकार की है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या लैंड टाइप से रिलेटेड है या विजिटेशन कवर से रिलेटेड है, तो उन सबको हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। और इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है? इम्पैक्ट्स: ह्यूमन इंटरवेंशंस, लॉगिंग, ग्रेजिंग, लैंड कन्वर्शन, बर्निंग। और नेशनल टिम्बर फायरवुड है, एक्जॉटिक्स है, नेचुरल प्रोसेस है, क्लाइमेट इरोजन है, टोपोग्राफी है एंड सॉइल है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, रिस्पॉन्सेस क्या क्या है, प्रोसेसेस, फंक्शन। लैंडस्केप लेवल पर हम वेजिटेशन टाइप, फ्रैगमेंटेशन, एरिया चेंज और नेबरहुड। हैबिटेट लेवल पर हैबिटेट डाइवर्सिटी, इंटीरियर टू एक्सटीरियर और हैबिटेट एक्सटेंशन किस प्रकार से हो रहा है। स्पेशीज़ लेवल पर स्पेशीज़ की शिफ्टिंग, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, स्पेशीज़ की डाइवर्सिटी, प्रजाति में जो विविधता पाई जाती है, और लोकल एक्सटेंशन, लोकल लेवल पर कौन कौन सी प्रजातियाँ नष्ट हो रही है। जेनेटिक लेवल, तो इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी पर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस है, क्लाइमेट है, इरोजन, टोपोग्राफी एंड सॉइल। रिप्रोडक्शन, डिस्पर्सल, माइग्रेशन है प्रजातियों का, रीजनरेशन है। ट्रॉपिक डायनामिक्स, ट्रॉपिक लेवल पर क्या हम स्टडीज़ कर सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। और बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस जो है उनका क्या असर हो रहा है या उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग is the science of making inferences about objects from measurements made at a distance
विदाउट कमिंग इनटू फिजिकल कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पूरे जो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इस प्रकार से पूरी स्टडी हम लैंडस्केपिंग की भी कर सकते हैं, हर चीज़ की कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग मीन्स सेंसिंग ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम स्पेस by making use of the properties of electromagnetic waves emitted, reflected और diffracted by the sensed objects। जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें अध्ययन करना है, जिस लैंड यूज़ का करना है या किसी वेजिटेशन टाइप का करना है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से हम एमिटेड, रिफ्लेक्टेड और डाइफ्रैक्टेड का सेंसिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको करके और इसको स्टडी कर सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, लैंड यूज़, बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या जैव विविधता की सुरक्षा के लिए या कंजर्वेशन के लिए बहुत से प्रयास करते हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रयास रिमोट सेंसिंग भी है। अब इसमें एनर्जी इंटरैक्शंस क्या क्या होती है? इंसिडेंट एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी। रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम लीव्स हैव सिमिलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। आप जानते हैं कि लीव्स आर द फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस योर फूड मटेरियल। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी। और इसी तरह से रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम लीव्स हैव सिमिलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। जो रिलेशनशिप यहाँ एनर्जी इंटरेक्शंस में बताई गई है कि इंसिडेंट एनर्जी EI, रिफ्लेक्टेड एनर्जी इज डिनोटेड एज ER, absorbed energy denoted as EA and transmitted energy as ET. Maxima of both are in the green light as well as in infrared light. On an average, plant canopy absorbs 75% of incident radiation, लेकिन 15% जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है और 10% ट्रांसमिट हो जाती है। ऑन एन एवरेज ये फिगर बताया है कि प्लांट कैनोपी जो है वो 75% इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, 15% रिफ्लेक्ट हो जाती है और 10% ट्रांसमिट हो जाती है। ड्यू टू केमिकल नेचर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, प्लांट्स एब्जॉर्ब सेलेक्टिवली इन डिस्क्रीट वेवलेंस। अलग अलग वेवलेंस को या तरंग दैर्ध्य जो होते हैं उनको, उनमें अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर के कारण प्लांट्स सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं या चयनित मॉलिक्यूल्स को ही एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल एब्सॉर्प्शन इज़ मैक्सिमम इन ब्लू एंड इन द रेड रीजन्स। जो 0.5 माइक्रोमीटर नैनोमीटर जो बताया गया है एंड 0.65, क्लोरोफिल एब्सॉर्प्शन इज़ मैक्सिमम इन ब्लू एंड इन द रेड रीजन्स। ये आप सब जानते भी हैं। इफ़ेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ रेडिएशन ऑन विजिटेशन। जो भी प्रकार का विजिटेशन हम स्टडी कर रहे हैं या जिनके हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से पिक्चर्स लेके हम स्टडी कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है, तो जो क्वालिटी ऑफ रेडिएशन है उसका विजिटेशन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इट अफेक्ट्स फ्लावरिंग, जर्मिनेशन एंड एलोंगेशन। जर्मिनेशन इनहिबिटेड if exposed to green, blue and other wavelengths but induced by red light। बीजांकुरण जो है वो भी इनहिबिट हो जाता है if exposed to green, blue and other wavelengths but induced by red light। रेड लाइट जब होगी तो जर्मिनेशन हो जाता है। रेड लाइट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। अब आप लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स के बारे में जानते हैं, जिनके लिए फ्लावरिंग जो है रेड लाइट जो है इनहिबिट करती है फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट्स में। फार रेड प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन whereas the red part of it is visible part influences the orientation of shoots। फोटोपीरियडिज्म या लाइट पीरियड की इंटेंसिटी के माध्यम से लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड न्यूट्रल प्लांट्स, इस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन हमने की है। और जो विजिबल पार्ट है इन्फ्लुएंसेस इट ओरिएंटेशन ऑफ शूट्स विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो शूट्स का ओरिएंटेशन बढ़ जाता है। पॉजिटिव पीरियडिज्म बिकम्स नेगेटिव फोटो पीरियडिज्म। तो यहाँ पर विजिबल पार्ट जब इन्फ्लुएंस करता है या उसका प्रभाव पड़ता है तो पॉजिटिव पीरियडिज्म बिकम्स नेगेटिव फोटो पीरियडिज्म। स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन दिस इज बाय द ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड वीकेस्ट इन्फ्लुएंस इज बाय रेड रेज। अब सोलर स्पेक्ट्रम, it is divided on the basis of physiological responses of plants।
कौन सी वेवलेंथ में क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसके बारे में इस स्लाइड में आपको बताया गया है। वेवलेंथ यदि ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर माइक्रोमीटर है तो मोस्ट ऑफ दिस रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट विदाउट अफेक्टिंग द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। वेवलेंथ 1 to 7 के बीच में है तो इलोंगेशन इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। वेवलेंथ 7 से 610 0.7 से 0.610 के बीच है तो वेरी स्ट्रॉन्ग एब्सॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी एंड इन मेनी केसेस strong photoperiodic activity also. Wavelength 0.610 to 0.510 micrometer, then low photosynthetic activity in the green segment. जो ग्रीन सेगमेंट है उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी लो हो जाती है। वेवलेंथ 0.510 to 0.400, then strong absorption by chlorophyll and photosynthesis activity. Likewise different wavelengths में क्या क्या होगा? Produces fluorescence in plants and strong response to photographic emulsions. Wavelength 0.315 to 0.280, strong germicidal action, practically no solar radiation, it reaches earth's surface. And wavelength 0.280, below 0.280, very strong germicidal action and can kill some plants. No such radiation reaches earth's surface. अर्थ सरफेस तक इस टाइप का रेडिएशन पहुंच नहीं पाता है। अब रिफ्लेक्टेंस, characteristics of earth surface features can be quantified by measuring the portion of incident energy that is reflected. This is termed as spectral reflectance and is defined as energy of wavelength lambda reflected from object and energy of wavelength lambda incident upon the object into 100. तो इस प्रकार से इस ग्राफ में आपको स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व बताई गई है। Here is the wavelength and reflectance. Spectral reflectance curves are commonly collected in advance of a remote sensing survey in order to aid in both the identification of different surfaces and to decide on which remote sensor should be used to observe them. तो रिमोट सेंसर को यूज़ करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व्स को कॉमनली एडवांस में ही कलेक्ट किया जाता है। The graph of spectral reflectance of an object as a function of wavelength is termed as the spectral reflectance curve. Signature एक important point या key feature है। Key to feature identification from space imagery. जो space imagery है it depends on the characteristic changes in properties of the EM spectrum reflected emitted from target surfaces referred as signature. Signatures can be inferred through spectral variation के माध्यम से देख सकते हैं, polarization change के माध्यम से देख सकते हैं, thermal inertia और temporal variation. Signatures are not completely deterministic, but they are statistical in nature with a mean and dispersion. Statistical analysis के माध्यम से mean and dispersion के माध्यम से signature को हम जान सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ विजिटेशन is characterized by a local maximum around 0.6 nanometer in the visible followed by absolute maximum between 0.8 and 1.3 nanometer near infrared. The peak in the visible is due to absorption spectrum of chlorophyll and explains the green color of visitation. Visible जो लाइट है इट इज़ ड्यू टू एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड एक्सप्लेन्स द ग्रीन कलर ऑफ विजिटेशन। एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा जो है ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स इन प्लांट्स स्टीवर्ट, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल एंड फाइकोसाइनिन, इनके कौन कौन सी वेवलेंथ्स के बैंड में कार्य करती है नैनोमीटर्स पर। 430 to 662 for chlorophyll A, 453 to 642 nanometer for chlorophyll B. Likewise, 610 and 640 nanometers for phycocyanin. A typical plant leaf can be specified by 4 optical parameters. These are the equivalent water thickness, the void area index, the effective index of refraction,
एंड इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो प्लांट लीफ की ऑप्टिकल पैरामीटर्स है उनको बता सकते हैं या किस प्रकार से एब्जॉर्बेंस है या ट्रांसमिशन है। ऑप्टिकल मैकेनिज्म्स इन लीव्स। हियर इन बोथ द graphs you are able to observe the visible light absorption region dominated by pigments, primarily chlorophylls A and B, and chlorophyll C occurs in brown algae, carotenes and xanthophylls. Second जो band है near infrared region, a region of high reflectance and low absorption affected considerably by internal leaf structure. leaf की anatomy भी important है इसमें, और 1.35 to 2.5 माइक्रोमीटर और नैनोमीटर, 1350 to 2500 nanometer region influenced by leaf structure but affected greatly by water concentration in the tissue with strong water absorption bands occurring at both 1.45 and 1.95 micrometers. अब कौन कौन सी क्राइटेरिया है जो डिफ्रेंशिएटिंग प्लांट स्पीशीज़ को कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग। किस तरह से हम रिमोट सेंसिंग के आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द मेजर डिफरेंस इन लीफ रिफ्लेक्टेंस बिटवीन द स्पीशीज आर डिपेंडेंट अपॉन द लीफ थिकनेस विच अफेक्ट्स बोथ पिगमेंट कंटेंट एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। डिफरेंसेस इन थिक एंड थिन लीव्स, मोटी पत्ती और पतली पत्ती, इनमें भी अंतर रहेगा। निडल लीव्ड ट्री कैनोपीज reflect significantly less in near infrared radiation as compared to broad-leaved vegetation. Immature leaves contain less chlorophyll and fewer air voids than older leaves. They reflect more invisible light and less in infrared radiation. तो इस प्रकार से पत्ती का जो एरिया होगा उसके आधार पर रिफ्लेक्टेंस डिपेंड करता है। रिमोट सेंसिंग के सेंसर्स है जो करस्पॉन्डिंग बैंड्स वेवलेंथ्स को शो कर सकते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर बैंड्स है, थीमेटिक मैपर बैंड्स है या IRS बैंड्स है। तो यहाँ पर सब प्रकार के बैंड्स की वेवलेंथ रेंज जो है वो बताई गई है इस डायग्राम में। बायोडाइवर्सिटी कैन बी ब्रॉडली असेस्ड एट डिफरेंट स्केल्स। ग्लोबल स्केल पर हम उसको असेस कर सकते हैं, रीजनल स्केल पर या लोकल स्केल पर। तो हम जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं या जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं या पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो जीवन का आधार ही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा। तो हम ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल या लोकल लेवल पर प्रयास कर सकते हैं। तो किस प्रकार कर सकते हैं? ग्लोबल लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं फिनोलॉजी टाइप्स, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन एंड बायोमास बर्निंग, कि किस प्रकार से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है और फिनोलॉजी क्या है, किस प्लांट की फ्लावरिंग फ्रूटिंग कब हो रही है। फिनोलॉजी उनकी टाइप्स को स्टडी किया जा सकता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखा जा सकता है, डिफॉरेस्टेशन को हम कम कर सकते हैं, उसके उपाय कर सकते हैं, और बायोमास बर्निंग को भी हम चेक कर सकते हैं। रीजनल फॉरेस्ट टाइप्स, डिस्टर्बेंस लॉगिंग, एनक्रोचमेंट, प्लांटेशंस एंड इकोटोन्स। और लोकल लेवल पर टारगेट स्पीशीज़ असेंबलेज, कौन कौन सी स्पीशीज़ है, उनका रीजनरेशन हम कैसे कर सकते हैं और फॉरेस्ट डिस्टर्बेंस को कैसे रोक सकते हैं। ये अलग अलग उपाय हम कर सकते हैं। अब कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? फोटोग्राफिक स्केल जब हम देखते हैं बेस्ड ऑन ए टिपिकल एरियल फिल्म एंड कैमरा कॉन्फ़िगरेशन, उल्डर 1998 ने अपने कैमरा कॉन्फ़िगरेशन सोर्स से ये टेबल में आपको बताया है कि जनरल लेवल का प्लांट डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकता है, रेंज ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है और फोटोग्राफिक स्केल क्या है। तो जिस फोटोग्राफिक स्केल में रिकॉग्निशन ऑफ लार्ज इंडिविजुअल ट्रीज़ एंड ब्रॉड वेजिटेशन टाइप्स आ रहे हैं, वो जो यहाँ पर बताया गया इस टेबल में फोटोग्राफिक स्केल 1.25 to 1.100, जो ये स्केल पूरा बताया गया है 0.31 to 1.24। तो इन स्केल्स के माध्यम से हम डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज़ एंड लार्ज श्रब्स कर सकते हैं,
और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रेंज प्लांट्स एंड ग्रासलैंड टाइप्स कर सकते हैं। तो इन स्केल्स को ध्यान में रखना होगा। इन स्केल्स के आधार पर ही जनरल लेवल हम प्लांट डिस्क्रिमिनेशन या प्लांट्स की टाइप का बता सकते हैं। द सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट डे नीड्स and the future requirements of mankind have made the forest managers conscious about the compelling need for rational utilization of forest resources. Sustainable use या rational utilization या check on consumerism, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से जैव विविधता संरक्षण करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। The conservation and utilization of natural resources requires detailed knowledge of the resource with respect to their quality and distribution so as to strike a balance between utilization and regeneration as also to ensure the environmental quality. Environmental quality पर भी इसका पूरा असर पड़ता है, इसलिए हमें उसको भी पूरी तरह से ध्यान में रखना है। अब एरियल रिमोट सेंसिंग को यूज़ करके फ़ोटोग्राफ्स दिए जाते हैं या फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, और वो फ़ोटोग्राफ्स जो है विजिबल फोटोग्राफिक इंफ्रारेड, ऑल्सो कॉल्ड एज नियर इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स एंड ट्री स्पीशीज डिपेंड्स अपॉन द स्केल। जैसा कि आपको बताया, स्केल जो यूज़ होता है और उसके आधार पर पिक्चर्स ली जाती है और उसके माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं या प्लांट्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। हाई रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग डाटा जो है उसको यूज़ करके हम बता सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाई रिजोल्यूशन मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्री स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, association level mapping and assessment of forest type groups and subgroups as well as density classification। इनको यूज़ करते हुए हम पूरी तरीके से बता सकते हैं स्पेस इमेजरी से कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यूज़ ऑफ लीडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, LIDAR, light detection and ranging. This LIDAR remote sensing is that it provides three-dimensional data through direct and indirect retrievals. Tree canopy height is obtained by subtracting the elevations of the first and last returns, and vegetation height is a function of species composition, climate and site quality and can be used for land cover classification. तो इस तरह से लीडार के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह से व्यू दिखेगा, 3 डायमेंशनल व्यू, और हम लीडार डाटा को यूज़ करके या सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा को यूज़ करके बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि कौन कौन से चेंजेस बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टूल्स यूज टू असेस बायोडाइवर्सिटी। ये फर्स्ट पार्ट में आपको इसके बारे में मैंने बताया है, और सेकंड पार्ट में इट इज़ टू बी कंटिन्यूड। सेकंड पार्ट में हम डिटेल और पढ़ेंगे कि किस तरह से इन टूल्स का प्रयोग किया जाता है और क्या क्या उसकी उपयोगिता है और कहाँ कहाँ पर क्या कार्य इसके बारे में चल रहा है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी है, उन स्ट्रैटेजीज़ में एक रिमोट सेंसिंग भी इम्पॉर्टेंट टूल है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि कौन से टूल्स जो है बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए उपयोगी है और ऐसे कौन से टूल्स जो है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण करने में योगदान दे सकते हैं या उनका अधिक उपयोग करके बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू आस्क। यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE Raj JDB GGC Kota। Thank you.